नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब बहू ने ससुर को सास के मरने के बाद दर दर भटकने पर मजबूर किया तो ससुर ने किया ऐसा काम कि बहू की होश ठिकाने आ गई। अरे भाग्यवान, और कब तक इंतज़ार करवाओगी? जल्दी चलो ना, मुझे ऑफिस भी तो जाना है, वरना आज की भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। कहते हुए मोहित जी अपनी पत्नी प्रिया जी को आवाज़ लगाते हैं और कार को बाहर निकालकर हॉर्न बजाने लगते हैं, क्योंकि प्रिया जी को 7वें महीना चल रहा था और चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना था। प्रिया जी भी सरकारी स्कूल की टीचर थी, लेकिन गर्भवती होने के कारण उन्होंने स्कूल से छुट्टी ले रखी थी। प्रिया जी के पेट में दर्द होने के कारण मोहित जी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाकर उनका चेकअप करवाकर वापस घर पहुंचाकर अपने ऑफिस जाने वाले थे। दरअसल प्रिया जी और मोहित जी की शादी को 9 साल पूरे हो चुके थे और भगवान ने उनके घर में अभी खुशियों की बरसात की थी, तो वे दोनों कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। प्रिया जी घर के सारी काम छोड़कर अपने पति मोहित जी के साथ चली गई। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया, बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसलिए अधिक पौष्टिक खाना खाओ, और प्रिया जी की उम्र भी अधिक हो जाने का कारण उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। अब 9 महीने पूरे होने के बाद प्रिया जी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने जय रखा। जय के आ जाने से तो मोहित जी और प्रिया जी की मानो दुनिया ही बदल गई हो। दोनों माँ बाप सरकारी नौकरी वाले थे, तो पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। फिर भी प्रिया जी ने अपने बेटे की परवरिश अपने हाथों से ही की। घर के काम के लिए उन्होंने काम वाली बाई को रख लिया था, लेकिन जय की मालिश करना हो या उसे नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना हो, प्रिया जी खुद ही किया करती थी। जय को उन्होंने बड़े ही नाजों से पाला पोसा था। प्रिया जी हमेशा यही सपना बुना करती कि मेरे बेटे के लिए बहुत ही सुशील और संस्कारी बहू लेकर आऊंगी, और वह हमेशा अपने बेटे की हर इच्छा की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहती थी। कभी कभी मोहित जी प्रिया जी को टोकते भी थे कि जय की हर फरमाइश पूरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनका मानना था कि हमारा जो कुछ भी है सब कुछ हमारे बेटे का ही तो है, इसलिए वह कभी जय को निराश या उदास नहीं देख सकती थी। उन्होंने जैसे जय की हर फरमाइश पूरी की, वैसे ही अच्छे संस्कार भी दिए थे। जय शादी से पहले अपने माता पिता की सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं करता था। वह अपने माँ के रोज पैर दाबता, पिता की पीठ की मालिश करता और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा बनकर ही रहता था। देखिए प्रिया जी, जिन्होंने अपनी बहू के लिए इतने सपने सजाए थे, सब धरे के धरे रह गए। एक दिन प्रिया जी ने रात में सभी के साथ अच्छे से खाना खाया। अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर मैं कभी तुम्हारे और तुम्हारे पापा के पास नहीं रही तो तुम अपने पापा की खूब सेवा करना, उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस ना होने देना बेटा। तभी दोनों बाप बेटे उनकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। जय बोला, मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? प्रिया जी ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, मैं तो यूं ही कह रही थी। प्रिया जी की बातें सुनकर सभी लोग सामान्य हो गए और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। लेकिन प्रिया जी की वह अपने पति और बेटे के साथ आखिरी रात थी। आधी रात को ही उन्हें हार्ट अटैक आया और अपने पति और बेटे की दुनिया को छोड़कर चल बसी। जय तो अपनी माँ की मृत्यु के सदमे से बाहर ही नहीं आ पाया था। तभी मोहित जी ने देखा कि हमारा बेटा तो सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तब उन्होंने उसे उसकी माँ की ही नौकरी दिलवा दी ताकि उसका मन खुश रहे। लेकिन जैसे ही जय स्कूल में गया और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगा। अब मोहित जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उनके एक दोस्त ने बताया कि क्यों ना जय को लेकर तुम शहर में बस जाओ, वहाँ नया माहौल मिलेगा तो शायद उसका मन खुश हो जाए। बेटे की खातिर मोहित जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और जय को लेकर शहर पहुंच गए। उन्होंने वहां अपना घर खरीद लिया और वहां अपने कपड़ों का बिजनेस करने लगा।
जय ने भी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढ लिया। अब जय नए माहौल में थोड़ा खुश रहने लगा। कुछ साल ऐसे ही बीते। अब मोहित जी का कारोबार भी अच्छा चल पड़ा और उधर जय भी अपने ऑफिस की एक लड़की जिसका नाम आद्या था उससे प्यार करने लगा। एक दिन मौका पाकर उसने अपने मन की बात आद्या से कह ही दी। आद्या भी जय को मन ही मन पसंद करती थी, इसलिए उसने भी हाँ कर दी और बड़े धूमधाम के साथ उन दोनों की शादी हो गई। अब तो आद्या ने जैसे ही जय के घर में कदम रखा वह तो अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लगी थी। अब वह अपने हिसाब से घर को चलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोहित जी को उसका ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह अपने बेटे से बहू के बारे में कहती तो जय भी अपने पिता के ऊपर ही भड़क उठता और कहता, क्या पापा, अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप आराम से रहिए और जैसा चल रहा है चलने दीजिए। मोहित जी भी अब चुप चुप ही रहते थे, जिसका गहरा असर उनके कारोबार पर पड़ा। और एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि मोहित जी ने 50 लाख का कपड़ा थोक में मंगवा लिया, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन माल की डिलीवरी करवाना ही भूल गए। और इस बात को करीब 6 महीने हो चुके थे, जिसके कारण ना ही वह डीलर जिम्मेदार था ना ही व्यापारी। अब उस बात को मोहित जी को इतना सदमा लगा कि वह दुकान जाना ही बंद कर दिया। इसलिए गुस्से में आकर जय ने वह दुकान ही बेच दी। अब मोहित जी घर पर ही रहने लगे। सदमे के कारण मोहित जी अब बीमार से रहने लगे, जो आद्या की आंखों में कांटों की तरह खटकती रहती, जिसके कारण आद्या अपने पति जय से रोज लड़ाई करती रहती। एक दिन जय को ऑफिस के किसी काम से जल्दी जाना था, इसलिए उसने आद्या को आवाज लगाई, आद्या, आद्या, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम अपनी गाड़ी लेकर अपने ऑफिस चली जाना। ऐसा कहकर जय घर से बाहर जाने ही वाला था कि आद्या की धमाकेदार आवाज से वह वहीं रुक गया। आद्या ने कहा, क्यों, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही है क्या? मैं भी तो आपकी तरह ही ऑफिस जाती हूँ। क्या मुझे आपने अपने बाप की सेवा करने के लिए नौकरानी बनाकर रखा है तो 24 घंटे मैं उनकी सेवा करती रहूँ? क्या मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है? थोड़ी देर रुकिए, मैं भी अपना टिफिन लेकर आपके साथ चल रही हूँ। उसकी सब बातें जय के पिता मोहित जी सुन रहे थे। आद्या के एक एक शब्द उनके कलेजे में तीर की तरह चुभ रहे थे। उनके कानों में आद्या की एक एक शब्द पटाखे की तरह धमाका मचा रहे थे। रोज रोज बेटे बहू के झगड़े से तंग आकर मोहित जी के कदम न चाहते हुए भी घर से बाहर जाने के लिए आतुर हो रहे थे। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी उम्र में वह जाए तो कहाँ और करे तो क्या करे। उन्हें घर में ताला लगाया और चाबी गार्ड को देकर उसे बिना कुछ बताए धीरे धीरे कब 3 किलोमीटर दूर पार्क में पहुंच गए और ये पता ही नहीं चला। पार्क में पहुंचते उन्हें इतनी थकान हो गई थी कि वह एक सीट पर बैठने की कोशिश कर रहे थे कि वहीं धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गए। उनको गिरता देख वही फुटबॉल खेल रहा दीपू दौड़कर उनके पास आया और उन्हें दादाजी दादाजी कहकर जगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और मोहित जी को थोड़ा सा पिलाया और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे पड़ने से धीरे धीरे मोहित जी के होश आया तो उन्होंने अपने आप को दीपू की गोद में पाया। दीपू ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया था और रोते हुए पानी के छींटे मार रहा था। मोहित जी को होश आया तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो बेटा? दीपू बोला, दादाजी, मैं दीपू हूँ, ये पास ही कॉलोनी में रहता हूँ और रोज यहाँ फुटबॉल खेलने आता हूँ। और आप कहाँ रहते हो दादाजी? आप यहाँ किसके साथ आए हो? आप तो इतने कमज़ोर हो और आपके साथ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बताइए दादाजी, आप किसके साथ आए हो? मोहित जी की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वह कुछ बोलने ही थे कि दीपू ने देखा नगर निगम वाले एक बहुत बड़ी सी पेड़ को एक क्रेन में लेकर आए हैं और उस पेड़ को एक बहुत बड़ी गड्ढे में लगाने वाले हैं। उसने
कुतूहलवश मोहित जी से पूछा, देखिए दादाजी, वह पेड़ कितना सुंदर है और उसे उस बहुत बड़े गड्ढे में लगाने वाले हैं। दादाजी ने जब उस पेड़ को देखा तो उनका चेहरा और भी उदास हो गया। दादाजी का उदास चेहरा देखकर दीपू बोला, दादाजी, आपको खुशी नहीं हुई कि आज तक तो हमने छोटे छोटे पौधे तो लगाते हुए देखा है, लेकिन आज इतना बड़ा पेड़ को लगाते हुए बहुत बड़ा आ रहा है। क्या आपको मज़ा नहीं आ रहा है दादाजी? मोहित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब छोटी पौधे को एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं तब उसकी जड़ें पूर्ण विकसित नहीं होती, इसलिए उसकी जड़ें अपने आप को इस काबिल बना लेती हैं कि वह इस पेड़ की शाखा और पत्ती को संभाल सके। लेकिन बेटा, वही पौधा जब बड़ा होकर पूर्ण विकसित हो जाता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह लगाने से उसकी बहुत गहरी गहरी जड़ें कट जाती हैं, जिससे वह पेड़ और अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। दीपू को दादाजी की ये सब बातें समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने पूछा, दादाजी, तो क्या ये पेड़ यहाँ जीवित नहीं रहेगा? दादाजी बोले, नहीं। दादाजी का नहीं जवाब सुनकर दीपू बोला, नहीं दादाजी, आप गलत कह रहे हैं, ये पेड़ ज़रूर जीवित रहेगा। इस प्रकार दादाजी के साथ बातें करते करते कब शाम होने लगी दीपू को पता ही नहीं चला, और उसने गेट की तरफ देखा तो उसकी मम्मी उसे लेने आ गई थी। उसने दादाजी से बाय कहा और चला गया। अब मोहित जी वहीं बैठे बैठे बहुत देर तक उस पेड़ को देखते रहे और उन्हें अपनी ज़िंदगी और उस पेड़ की ज़िंदगी में समानता नज़र आ रही थी। मोहित जी ने तो अपने मन में सोच लिया था कि अपने बेटे भाव के घर दोबारा वापस नहीं जाएंगे, लेकिन फिर सोचा अगर घर टाइम पर नहीं पहुंचा तो खामखा बच्चों को परेशानी होगी, और यदि मैं पुलिस के हाथ लग गया तो दोगुनी परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी वह दुखी मन से धीरे धीरे चलती हुई सड़क पार कर रही थी। तो गेट पर जैसे ही पहुंचे, उनकी बहू आध्या चमचमाती कार में उनके पास से गुजरी। उसने देखा कि मोहित जी घर के बाहर है तो उसका गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया। उसने उनके हाथों से चाबी ली और पैर पटकते हुए ताला खोलकर दरवाजे को पटकते हुए अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे मोहित जी भी थोड़ी देर बाद घर के अंदर आ गए। मोहित जी को जोरों की प्यास लगी हुई थी। उन्होंने अपने मन में सोचा, पानी बहू से मांगा जाए या खुद निकाल कर पिए, और एक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद वह थोड़ी हिम्मत जुटाकर पानी के लिए जैसे किचन की ओर बढ़े, आदित्य ने पीछे से आवाज़ लगाई, पापा जी, क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी आप बाहर से आए हैं ना, हाथ मुंह भी नहीं धोए और सीधे किचन में चले आए। आप इतने बूढ़े हो गए हैं, लेकिन क्या आपको इतनी सी भी समझदारी नहीं है? मोहित जी बोले, बेटी, मैंने गार्डन में लगे पाइप से घर में आने से पहले हाथ मुंह धो लिए थे। ससुर की बातें सुन आंधे को गिल्टी फील हुआ, लेकिन वह ये नहीं जतलाना चाहती थी कि वह गलत है। इसलिए जोर से उन्हें डांटते हुए कहा, अच्छा, ताकि कॉलोनी में के सभी लोगों को पता चले कि हम लोग आपको हाथ मुंह धोने के लिए पानी भी नहीं दे सकते। और भी बहुत सी खरी खोटी उसी समय उसने ससुर को सुना दी। बेचारे मोहित जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में बिना पानी पिए ही चले गए। 2 घंटे बाद जब जय भी घर आ गया, मोहित जी का मन हुआ कि अपने बेटी को बताएं जो आध्या ने उनसे कहा, और पानी मांगकर इतना पानी पिए कि मन में संतोष आ जाए। लेकिन मैं जानती थी यदि वे अपने बेटे से पानी मांग लेंगे तो जय तो उसे रोज खरी खोटी सुनाएगा ही, आध्या भी उसे कहीं ज़्यादा सुनाएगी। इसलिए उन्होंने किसी से भी पानी नहीं मांगा, और जब खाना खाने सभी लोग बैठे तभी खाना के साथ मन भरकर पानी पिया। अब तो बेटी बहू को जाने के बाद से रोज ही मोहित जी उसी पार्क में जाकर बैठने लगे। दीपू भी रोज उनके पास जाकर बैठता। मोहित जी और दीपू में उस पेड़ को लेकर रोज ही बहस होती। मोहित जी कहते कि कुछ दिनों बाद वह पेड़ सूखकर मर जाएगा। वहीं दीपू कहता, नहीं, नगर पालिका वाले
टैंकर से पानी लाकर रोज डालते हैं, इसलिए वह नहीं मरेगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद वास्तव में वह पेड़ सूखकर मर गया। दीपू ने दादाजी से पूछा, दादाजी आपको कैसे पता था कि कुछ दिनों बाद वह पेड़ मर जाएगा? उसकी बातें सुनकर दादाजी हंसे और बोले, बेटा जिस तरह एक छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसी प्रकार उसकी जड़ें भी जमीन के अंदर अपनी शाखाओं और पत्तों को सहारा देना तथा उनकी पालन पोषण करने के लिए जमीन के अंदर इतनी गहराई तक चली जाती हैं कि उसे पानी की कमी नहीं होती। उसी प्रकार हमारा भी जीवन है। हम लोग जहाँ पले बड़े होते हैं वहीं से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। समाज के लोगों से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से और भी जान पहचान के लोगों से संबंध स्थापित करते हैं, जिससे हमारे रिश्तों की जड़ें मजबूत होती हैं, जिनका सहारा हमारे परिवार के लोगों को मिलता है। मोहित जी की ऐसी बातें सुनकर दीपू बोला, तो क्या दादाजी आपकी जड़ें भी आपके गांव में ही रह गई? दीपू की ये बात सुनकर मोहित जी की दोनों आंखें नम हो गई। उन्होंने अपने आंसू को छुपाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। दीपू समझ गया कि दादाजी को अपने गांव की बहुत याद आ रही है। उसने कहा, दादाजी आपको तो इस उम्र में अपने बराबरी के लोगों के साथ मिलकर बैठकर अपना समय गुजारना चाहिए। मोहित जी बोले, बेटा मैं ठहरा गाँव देहात का आदमी, मेरे साथ कौन बात करना पसंद करेगा? दीपू बोला, दादाजी हमारे घर के पास एक चौराहा है, उसकी थोड़ी दूर पर वृद्धाश्रम है, क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे? वृद्धाश्रम का नाम सुनकर मोहित जी की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, बेटे क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? दीपू ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों वृद्ध आश्रम की ओर चल पड़े। दीपू ने मोहित जी का हाथ पकड़ा और वृद्धा आश्रम की ओर चल दिए। उसी समय उसकी माँ उसे लेने आ रही थी। जब उसने देखा कि दीपू किसी बूढ़े आदमी के साथ जा रहा है तो वह घबरा गई कि बूढ़ा मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहा है। उसने अपनी गाड़ी रोकी और उस बूढ़े को बहुत खरी खोटी सुनाई और उसे बच्चा चोर भी कहा। दीपू ने अपनी माँ से कहा, माँ ये बच्चा चोर नहीं है, बल्कि मैं तो उन्हें वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि इनका अपना कोई नहीं है। दीपू की बातें सुनकर उसकी माँ शर्म से लाल हो गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और मोहित जी से माफ़ी मांगी और वह स्वयं मोहित जी और दीपू को अपनी गाड़ी में बैठाकर वृद्धा आश्रम ले गई। वहाँ उस दिन ताला लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ के सभी लोग स्वास्थ्य चेकअप के लिए गए हुए थे। इसलिए दीपू की माँ उन्हें अपने घर ले जाकर उनको स्वागत सत्कार किया और कहा, दादाजी अगर आपका मन करे तो आप हमारे घर रह सकते हैं। मोहित जी का रहने का कोई दूसरा ठिकाना तो था नहीं, इसलिए वह उनके घर पर ही रहने के लिए मान गए। अब दीपू मोहित जी के साथ रहकर अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा और एक दिन ऐसा आया कि वह एक बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में टॉप कर लिया। क्योंकि मोहित जी को भी बिजनेस का अच्छा तजुर्बा था, इसलिए वह समय समय पर दीपू को बिजनेस के दांव पे समझाते रहते थे। एक दिन मोहित जी ने दीपू से अपने मन की बात बताई कि वह भी कुछ करना चाहते हैं ताकि उन्हें भी किसी पर बोझ की तरह रहना ना पड़े। दीपू ने ये बात अपने पापा को बताई तो वकील साहब भी झट से तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें मोहित जी के तजुर्बे पर पूरा विश्वास था और दीपू भी उनका साथ देने के लिए तैयार था। मोहित जी ने एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोली और देखते ही देखते उनकी वह छोटी सी दुकान बहुत बड़े शोरूम में कब तब्दील हो गई उन्हें ही पता नहीं चल पाया। एक दिन मोहित जी का इंटरव्यू टीवी पर चल रहा था, जिसमें मोहित जी को करोड़ों का मालिक बताया जा रहा था। उन्हें देखकर तो जय और आद्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वे दोनों झटपट उस शोरूम में गए जहाँ का एड्रेस टीवी पर बताया गया था। वहाँ जाकर जय अपने पिता से बोला, पापा आप आज तक कहाँ थे? हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप नहीं मिले पापा। तभी आद्या भी रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई मोहित जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी कि पापा हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे साथ हमारे घर चलिए। मोहित जी ने देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी मोहित जी ने दीपू को आवाज़ लगाई और कहा, बेटा दीपू
क्या तुम इन लोगों को पहचानती हो? अगर ये लोग कस्टमर हैं और कुछ लेना चाहते हो तो इन्हें दिखा दो, वरना यहाँ से जाने के लिए कह दो, क्योंकि मैं तो इन्हें नहीं पहचानता। मोहित जी की बातें सुनकर दोनों के चेहरे पीले पड़ गए, मानो उन्हें काटो तो खून नहीं। उसी समय दीपू के मम्मी पापा भी मोहित जी से किसी पेपर पर साइन करवाने उनके पास आए थे। उन्होंने जब उन दोनों को देखा तो पूछा, पिताजी ये कौन है? तभी जय बोला, भाई साहब हम इनकी बेटी बहू हैं। जब से पापा हमारा घर छोड़कर गए हैं मैं तो एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाया हूँ, और हमारी नौकरी भी छूट गई है क्योंकि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए हम अपने पापा को लेने आए हैं। तभी दीपू की मम्मी बोली, अरे पैसों की लालची इंसान, अभी तक कहाँ गए थे तुम लोग? पिताजी को आए लगभग 6 साल हो गए हैं और तुम्हें आज याद आ रही है इनकी, जब इनके पास पैसे और रुतबा हो गया है। तो विजय और आध्या उन दोनों से माफ़ी मांगने लगे। तभी वकील साहब बोले, अरे हमसे क्या माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी मांगनी है तो पिताजी से मांगी, जिनके तुम गुनहगार हो। वैसे तो तुम्हें कानून बूढ़े पिता को तकलीफ देने के जुर्म में सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन वो तो पिताजी का मौत तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं चलाया। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, पेशे से मैं वकील हूँ, और वकील कानून की सहायता से क्या क्या कर सकता है इतना तो तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तो विजय और आद्या दोनों रो रो कर माफ़ी मांगने लगी, लेकिन उन्हें ना ही मोहित जी ने माफ़ किया और ना ही दीपू के मम्मी पापा ने। वे दोनों पश्चाताप के आंसू लिए चुपचाप अपमानित होकर वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, कभी भी अपने बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। वे कभी बोझ नहीं होते, उनका अनुभव भी आपको कहाँ से कहाँ तक लेकर आ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।